Good morning students. I am साधना सिंह from GGIC होशियारपुर नोएडा। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस यानी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो आज के इस लेक्चर में हम गॉस थ्योरम की दो एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी कि हम एक अनंत लंबाई का तार लेंगे, सीधा तार एकदम स्ट्रेट, और उस सीधे तार के ऊपर यूनिफॉर्मली जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी एक समान रूप से चार्ज जो होगा वो वितरित होगा। इस तार से r डिस्टेंस पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से पहले आप दो चीज़ें ध्यान में रखिए। हमने लास्ट चैप्टर में रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था, यानी कि अगर हम एक एक्सिस की बात करते हैं यानी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं और अगर उस स्ट्रेट लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में अगर हम चार्ज की डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो वो आवेश घनत्व यानी रेखीय मीन स्ट्रेट रेखीय आवेश घनत्व हम लैम्डा से देंगे। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में जब गॉस थ्योरम पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था जब हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बंद पृष्ठ की, जिसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है उससे हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी वो इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस जो सीधा लंबा तार है इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। लेट अस सी दिस एग्जांपल। इसमें बीच में ये मोटा सा एक तार दिया हुआ है जिसपे कि प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है यानी अनंत तक है। इस इनफाइनाइट लेंथ का हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एल लेंथ है, यानी इस पूरे तार की हमने एल लेंथ का एक पोर्शन लिया। उस एल लेंथ के पोर्शन से आर डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है, हमने एक सिलेंड्रिकल ये डॉटेड लाइन में जो आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल सरफेस को इमेजिन कर लिया, यानी कि ये जो चीज़ है वो गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया, जिसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा यानी लेंथ तक जो टोटल चार्ज होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो आर डिस्टेंस पे जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, अब हम इसके सरफेसेस देखेंगे ये कितने सरफेसेस बनते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है। तो हम सबको पता है सिलेंड्रिकल शेप में 3 सरफेसेस हो जाएंगी, टॉप बॉटम यानी ऊपरी हिस्सा, नीचे हिस्सा, और ये कर्व सरफेस यानी वक्राकार पृष्ठ हो जाएगा। तो टॉप बॉटम S1 और बॉटम टू हमारा S2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एरिया कंसिडर करते हैं, जैसे कि हम S1 में देख रहे हैं कि हमने एक छोटा सा एक एरिया कंसिडर किया है DA, जिसका एरिया वेक्टर ऊपर की साइड है नॉर्मल टू दिस सरफेस। फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, क्योंकि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ फील्ड की डायरेक्शन होगी। उसी तरीके से अगर हम नीचे देखें S2 को तो उसमें भी हमने DA कंसिडर किया, नीचे की तरफ इसका एरिया वेक्टर हो गया और इस साइड फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो S1 और S2 अगर हम दोनों के डायग्राम्स को देखें तो हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स को अगर हम समझें कि S1 S2 से अगर फ्लक्स कितना निकलेगा तो फ्लक्स क्या होगा E डॉट DA cos थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0, यानी S1 और S2 के केस में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 0। अब अगर हम S3 पृष्ठ को देखें यानी वक्राकार पृष्ठ को देखें तो उसमें जो हमने एरिया कंसिडर किया है उसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस DA ये हो गया। इसी सेम डायरेक्शन में E की डायरेक्शन भी होगी, यानी फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, यानी DA और E के बीच में एरिया वो एंगल क्या हो जाएगा 0। तो पृष्ठ S3 से फ्लक्स कितना होगा d फाई E डॉट DA, E DA cos थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है 0, यानी फ्लक्स हो गया E डॉट DA। यानी अगर जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था तार के चारों तरफ, उसमें पृष्ठ S1 और S2 से फ्लक्स जो होगा वो 0 मिलेगा, केवल फ्लक्स हमें S3 पृष्ठ से मिलेगा। चलिए अब हम इसकी हेल्प से पूरे पृष्ठ का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे।
तो अगर हम गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फाइंड आउट करना है हमें पूरा फ्लक्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे जिस सरफेस से हमें फ्लक्स मिल रहा है, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यहाँ पर ई हमने बाहर निकाल लिया, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 इसलिए लिखा है क्योंकि केवल S3 से हमें फ्लक्स मिल रहा है, डॉट डी ए। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 डॉट डी ए, डी ए यानी कि एरिया ऑफ दैट सरफेस नंबर 3। तो कर्व सरफेस का एरिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर एल। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फ्लक्स मिलेगा E डॉट 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वेशन 1। अब हम टू द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें कहती है फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी टोटल चार्ज होता है। बस चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए वही हम चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यहाँ से क्यू की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू एल। इसको उठा के हमने गॉस थ्योरम में रखा। देन फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 लैम्डा एल, दैट इज इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज ई इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाय आर न्यूटन पर कूलम। So this is the final expression for the electric field intensity near the uniformly charged distributed over the straight wire. इसी एक्सप्रेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो E वेक्टर इज लैम्डा बाय 2πε0 r, r कैप, यानी r कैप इज द यूनिट वेक्टर। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज वी सी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. Now come to the next application. Intensity of electric field near a uniformly charged plane infinite sheet. यानी यहाँ पर अब हम वायर की जगह शीट लेंगे जो कि वो भी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें कंसीडर करेंगे, जैसे जो प्लेन शीट हम ले रहे हैं उसकी जो थिकनेस है वो हम नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी कि नेग्लेक्टेड मानेंगे। शीट के बारे में हम कोई बात, उसकी थिकनेस के बारे में हम इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं लेंगे। उस शीट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा से दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन शीट है, यानी कि आपका एक एरिया कंसिडर करेगा यहाँ से। अब इस शीट को भी, इस शीट में जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए भी हमें गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस को जब कंसिडर करेंगे तो लेट अस सी द फिगर। इस फिगर में देखिए ये प्लेन शीट है, इस शीट के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस शीट से r डिस्टेंस पर मान लीजिए आप एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट P पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लेकिन हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्लेन शीट के केस में गॉसियन सरफेस कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस शीट के जैसे फ्रंट पे हमने r डिस्टेंस पर P पॉइंट कंसिडर किया, उसी तरीके से इस शीट के बैक में भी आप सेम डिस्टेंस r पर P डैश पॉइंट कंसिडर करेंगे, बिकॉज दिस इज अ शीट। और इसमें हम 2 तरीके के इसके फेसेस देखेंगे, फ्रंट का फेस और बैक का फेस। इसलिए हमें दोनों साइड r डिस्टेंस पे 2 पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हम एक सिलेंड्रिकल शेप कंसिडर करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वाले एप्लीकेशन में भी देखा था। तो जो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है वो इस शीट को बीच में से कट करेगा, यानी बीच में से काट देगा। तो ये आप ये जो गोला देख रहे हैं यहाँ पर A लिखा हुआ है, ये इसका अनुप्रस्थ काट हो गया शीट का, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इस तरीके से बीच में से ये गॉसियन सरफेस को आप इमेजिन कीजिए शीट के बिल्कुल बीच में से निकल रहा है। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं कि फ्लक्स इस फिगर से हम कैसे निकालेंगे। तो वही इसके 3 फेसेस होंगे, S1, S2 एंड S3। तो हम सबसे पहले S3 को देखते हैं। S3 का जो एरिया वेक्टर आपने देखा हमने DA, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, यानी कि DA और E के बीच में एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा S3 फेस पे, यानी S3 फेस पे फ्लक्स क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री। लेकिन S1 और S2 को आप देखिए,
जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं उसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन है। S2 में भी यही केस है और S1 में भी यही केस है। यानी इस केस में जो फ्लक्स फाइंड आउट होगा वो केवल S1 और S2 फेज से होगा, S3 फेज से नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम टोटल गॉसियन प्रोसेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करें यानी कि φE फाइंड आउट करें तो क्या होगा, वो φ1 प्लस φ2, क्योंकि दो सरफेसेस से हमें फ्लक्स मिल रहा है। किससे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 से और सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 से। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ रख दिया, EDA cos 0, EDA cos 0, बिकॉज थीटा इज 0 इन दैट केस। E दोनों केसेस में बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA। अच्छा, यहाँ पर एक बार फिर से फिगर को देखिए, क्योंकि दोनों ही सरफेस सेम है इसलिए इनका एरिया वेक्टर भी सेम है, इसलिए यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी हमारा सेम ही होगा, यानी एरिया, सरफेस एरिया जो होगा दोनों फेसेस का वो सेम होगा। इसलिए हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA और सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA को क्या मान लिया, A मान लिया सिंगल, क्योंकि दोनों का सेम है। अब आप इसको यहाँ रखेंगे, देन यू विल फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA, दैट इज इक्वेशन 1। अब हम आते हैं गॉस की प्रमेय पे। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू द टोटल चार्ज। अब चार्ज की वैल्यू आप निकालेंगे चार्ज डेंसिटी से, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। तो यहाँ से Q कितना आ गया, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। इसको उठा के आपने यहाँ रखा तो फ्लक्स कितना आ गया, 1/ε0 सिग्मा A, दैट इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू σ/2ε0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द केस ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करके इस प्लेन शीट में हम दो सब स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्पेशल केस है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग प्लेट ली है, जैसे आप इस फिगर से समझिए, ये हमारे पास एक प्लेट है और ये कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट है और हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन इस केस में हम इसकी थिकनेस को कंसीडर करेंगे, यानी जितनी इसकी चौड़ाई है यानी मोटाई है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इसकी मोटाई को कंसीडर करने की वजह से जो चार्ज होगा वो इसके सरफेसेस पे रेजाइड करेगा। यानी ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा किसी भी सरफेस पे, अगर वो मोटा है जैसे स्फीयर है तो उसकी सरफेस पर रहता है, अंदर नहीं जाता। तो अंदर नहीं जाने की वजह से इस प्लेट के बीचों बीच यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो इसलिए जो इसकी सरफेसेस हैं प्लेट की वो दो तरीके से काम करने लगेंगी। यानी पहला फेस जो हमने फर्स्ट माना है और ये दूसरा फेस हो जाएगा, दोनों पे ही यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ना इस प्लेट के पास हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है, इस पॉइंट P पर आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको दोनों फेसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फेस 1 एंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फेस 2। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं इस फिगर में कि फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बाहर की साइड है और रिजल्टेंट का भी बाहर की साइड है। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। फर्स्ट शीट को अगर हम देखें तो फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला σ/2ε0। उसी तरीके से सेकंड शीट के लिए भी σ/2ε0 हो जाएगा। और रिजल्टेंट में हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दोनों फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐड कर देंगे। फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, E इज इक्वल टू σ/ε0 न्यूटन पर कूलम। चलिए अब इसका सेकेंड हम सब एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसमें आप इस डायग्राम में देखेंगे कि इसमें भी हमने प्लेट्स ली हैं, लेकिन इस केस में हमने जो प्लेट ली है उनके बीच की थिकनेस को हमने ख़त्म कर दिया, यानी कि दो अलग अलग प्लेट ली है हमने। और ये दोनों ही प्लेट जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि वो अचालक है, कंडक्टिंग नहीं है। अब ये दोनों प्लेट्स अचालक है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अलग अलग हो गया। इंडक्शन के थ्रू अगर आप एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट ऑटोमेटिकली नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो प्लेट 1 हमारी पॉजिटिवली चार्ज है और प्लेट 2 हमारी नेगेटिवली चार्ज है। दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। अब हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे दो जगह, एक पॉइंट P पर, एक पॉइंट Q पर। P पॉइंट जो है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है और Q पॉइंट इन दोनों प्लेट से बाहर है। तो पहले डायग्राम से थोड़ा देखिए। P पॉइंट पर जब हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो दोनों प्लेट्स को अफेक्ट करेगी, यानी P पॉइंट की जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, अगर हम E1 से देखें तो वो बाहर की साइड इसका डायरेक्शन होगा, और अगर हम
सेकेंड प्लेट से देखें तो E2 का डायरेक्शन अंदर की साइड होगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, रिजल्टेंट में आप देख रहे हैं तीनों फील्ड का डायरेक्शन तीनों का सेम होगा। तो रिजल्टेंट के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हम Q पॉइंट को देखें तो आप देखिए Q पॉइंट पे अगर E1 फील्ड को आप देखेंगे तो बाहर की साइड डायरेक्शन है, यानी इस साइड है, और E2 को देखेंगे तो अंदर की साइड डायरेक्शन होगा, यानी डायरेक्शन इधर हो गया। तो Q पॉइंट पे जो दोनों फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी एक दूसरे की। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। अगर हम पॉइंट P पर निकालेंगे तो प्लेट 1 से फील्ड आपकी प्लेट 1 की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्टेंट फील्ड को आप प्लस कर देंगे तो फाइनली यू विल गेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी जो यही सेम एक्सप्रेशन जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था जिसमें थिकनेस कंसीडर किया था और वो कंडक्टिंग प्लेट थी, इसमें भी सेम वही एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन अगर हम पॉइंट Q पर लेते हैं फील्ड इंटेंसिटी तो E1 का तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, लेकिन E2 का माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, हम इन दोनों फील्ड को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस केस में 0 होगी, 0 होगी। तो आज हमने ये 2 एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करके। हम नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम की ही कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।